हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैन Good यू evening. आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल टू यू ऑल बेटा? Yes, sir. ओके, सभी ने ज्वाइन किया, स्टार्ट किया जाए और वेट करें कुछ। हम्म, कैन बी स्टार्ट नाउ? हेलो, Yes, sir. क्या स्टार्ट करें? फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया था। नाउ वी विल स्टार्ट क्या, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? आइए देखें। जस्ट मिनट, शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन। हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करें? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आइए। So here I am presenting the screen, okay, and we going to start a second chapter of the biotechnology, that is biotechnology. क्या? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल, है ना? तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, है ना? यानी बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन। Technology. एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मीन्स कहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, कहां पर इसका यूज है ना? तो एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रिंसिपल प्रोसेसेस हमने कंप्लीट किया। अब हम बात कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कहां पर अप्लाई करें। ओके, क्लियर? तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मैं सभी को सुनाई दे रहा हूं? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, मैं sir. sir. आगे मैं आगे आगे चल रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग क्या नेक्स्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स Biotechnology एप्लीकेशन। क्लियर? principle. यस। सो जस्ट ये कुछ जनरल चीजें हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है दैट mainly डील विद द इंडस्ट्रियल, है ना, स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, है ना, मेडिसिन वगैरह, ठीक है? एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, है ना, जो माइक्रोब्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। फंगाई सेल्स को मॉडिफाई करते हैं, प्लांट सेल्स को मॉडिफाई करते हैं, एनिमल सेल्स को मॉडिफाई करते हैं हम उन्हें टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्लियर? द एप्लीकेशंस ऑफ Yes, sir. बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक्स, क्या क्या है इसके अंदर? थेरेप्यूटिक्स, मेडिसिन वगैरह, है ना, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, डायग्नोस्टिक,
genetically modified crop for agriculture, processed food, bioremediation, and waste treatment एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इतने सारे फील्ड्स हैं जिनमें हम यूज करते हैं किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। किस किस में, थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड एंड बायो रेमेडिएशन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। हेलो, आप एक बार बोलिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें हम यूज करते हैं, बोले। सर बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड नहीं नहीं, बायोलॉजिकल यूज। थेरेपीटिक्स, नहीं, इसमें यहां से फर्स्ट सेकंड जो लिखा है उसमें बताइए। सर थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइंग हाँ क्रॉप हाँ, फॉर ठीक है, एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बिल्कुल बायोरेमिडिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके है ना, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ थेरेपीटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन। क्लियर हुआ, क्लियर। Yes, yes, sir. Yes, sir. आगे देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि क्या किस कौन कौन से जो है हमारे रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी में जहां पर हम काम कर सकते हैं। तो देखें, रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फॉलोइंग आर थ्री रिसर्च एरियाज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले कैटलिस्ट, सो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जनरली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो हम क्या, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जनरली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। समझे मेरी बात, हेलो, हेलो यस सर। बच्चों। सो पहला रिसर्च एरिया क्या है, कैटलिस्ट, यानी हम क्या प्रोवाइड करें, बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जनरली या माइक्रोब और प्योर एंजाइम। क्लियर, नहीं समझे लाइन, हेलो, आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आती है मुझे, यस सर, हेलो समझ बच्चों, समझ गए सर। समझ गए। Yes, sir. ओके, आगे देखिए, ऑप्टिमम कंडीशन, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग, है ना, थ्रू इंजीनियरिंग। जस्ट मिनट, है ना, फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस, हम ऑप्टिमम कंडीशंस जो है तैयार करें जिसमें जो है किसके लिए, कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए, जिसमें कैटलिस्ट जो है वो प्रॉपर एक्ट कर पाए। तो क्रिएटिंग द ऑप्टिमम कंडीशन, है ना, जो सुटेबल कंडीशन जो होती है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, है ना, और वहां पे कैटलिस्ट जो है अपना एफिशिएंटली काम कर पाए, उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की कंडीशंस को क्रिएट करना। ओके, एंड थर्ड इज जो है रिसर्च का फील्ड जो है, दैट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके उसको क्वालिटी कंट्रोल करना, है ना, उसको मार्केटिंग के लिए भेजना पैकेज करके, ये सारी चीजें आती हैं। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन, है ना, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको पूरी प्यूरिफाई करना और उसे लाइक लोगों तक पहुंचाना। तो ये सारी प्रोसेस जो है, दैट दैट इज कम्स अंडर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. We will learn in this chapter how biotechnology is being used to improve the quality of our life, mainly in the food production and health, है ना। तो mainly हम जो इसका यूज देखेंगे वो फूड प्रोडक्शन में और हेल्थ में देखेंगे। क्लियर, ओके। नाउ बायोटेक्नोलॉजी, Sir. अभी कहीं पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम है तो, है ना, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वहीं पे स्टॉप कीजिए,
है ना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसमें, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने फूड प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं। नॉट ओनली एनहेंस द फूड प्रोडक्शन, लाइक उसकी जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज वैल्यूज जो है उसकी, उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उस वैल्यूज को भी हम कैसे इनरिच कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो द सेम टाइम वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, है ना, along with the increase the quality of the, है ना, food, है ना, which is enriched with the nutrients, जो न्यूट्रिएंट से enriched है। समझे मेरी बात? Yes, sir. सो अब देखें, ऑप्शन टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, हाउ वी इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखें। देर आर 3 ऑप्शंस टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। क्लियर? सबसे पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहला यूज जो है, दैट इज द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। व्हाट इज दिस? द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप, है ना, मेनली ड्यू टू दिस। जो आपने देखा होगा, आज से कुछ ईयर्स पहले बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज किया जाता था। अभी कम हुआ है इसका यूज, है ना। जो वैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, आर्टिफिशियल, आई बात समझ में, उनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। तो ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, उस समय एग्रोकेमिकल बेस्ड जो, है ना, यानी जो केमिकल्स हैं, उनका जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, उनका यूज बहुत ज्यादा हुआ टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। आई बात समझ में? क्लियर? तो Yes, sir. हाँ, तो द ग्रीन एवोल्यूशन सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप मेनली ड्यू टू, है ना। तो इसका क्या क्या किया है इसमें, देखें। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। बट स्टिल आपको मालूम है, ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने अपने फूड प्रोडक्शन को कितना इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, पता है आपको? ट्रिपल, है ना, ट्रिपल। हमने अपने फूड प्रोडक्शन को कितना किया, ट्रिपल। स्टिल इट इज नॉट सफिशियंट। हम अभी बात करेंगे आपसे। तो हमने ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने क्या किया, फूड प्रोडक्शन को ट्रिपल, जितना था उससे हमने ट्रिपल टाइम्स जो है ग्रोथ की फूड प्रोडक्शन में। किस तरह से, किस तरह से, क्या क्या करके? सबसे पहले यूज ऑफ इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, है ना, बेहतर वेराइटीज का यूज करके, बेटर वेराइटीज का यूज करके। सेकेंड हमने क्या किया, use of the agrochemical, any fertilizers and pesticide. Clear? But it was not sufficient to feed the growing human population. इतना सब होने के बाद भी, ट्रिपल फूड प्रोडक्शन ट्रिपल होने के बावजूद भी, जिस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, इट इज नॉट सफिशिएंट टू फीड दैट ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना। उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, दैट इज स्टिल जो ट्रिपल टाइम हुआ फूड प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो नॉट द सफिशिएंट। क्लियर हुआ इतनी बात? Yes, फिर sir. हमने अपने एग्रीकल्चर को किस तरफ टर्न किया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने ऑर्गेनिक, आजकल आप देख रहे होंगे, इससे कुछ समय पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कल्चर में आया, जिसमें लोगों ने कैसा यूज किया। लाइक आपको मालूम है कि जो हम एग्रो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, है ना, ये इसमें क्या पॉजिटिव चीज क्या है, कैसे ये काम करती है, लाइक विद द हार्मनी, है ना, लाइक नेचर के साथ में, नेचर को कोई हार्म नहीं करती है। आई बात समझ में? तो इट वर्क्स इन हार्मनी विद द नेचर। आई बात समझ में? विदाउट एनी लाइक साइड इफेक्ट्स। तो क्या क्या यूज करते हैं हम इसमें, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स यूज मैन्योर, है ना, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो कंट्रोल to increase the crop production instead of using artificial fertilizers and pesticide, है ना। तो instead of using artificial fertilizers and pesticides, the farmers and they use biological, है ना, fertilizers, biopesticides and biocontrol. They work with the, they works in harmony with nature,
है ना। तो ये जो भी है, the works, है ना, कैसे काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे लिखे ऑर्गेनिक फार्मिंग works in harmony with nature rather than against it। नहीं समझे, ये बात समझ में नहीं आई आपको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, दैट वर्क्स इन हार्मनी विद नेचर rather than against it। हेलो, Yes, sir. ये समझ में आया आपको। Yes, Yes, sir. sir. सो यहाँ पे है जो है बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करना, है ना, जो नेचर के लिए हार्मफुल नहीं है। जबकि आपको मालूम है हार्मफुल केमिकल्स जो यूज किए जाते थे जिस समय फर्टिलाइज, अभी फर्टिलाइज का यूज कम हुआ है। बिगिनिंग में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज हो गया था कि जिससे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, आई बात समझ में, इवन सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये अच्छी बात है इसके अंदर, कि हम बायोलॉजिकल जो है एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब केमिकल्स का यूज करते हैं, तो जो नेचर के साथ हार्मनी में काम करते हैं, नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करते, नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते। आई बात समझ में। उसके बाद देखें, थर्ड हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आई बात समझ, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, दिस इज वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। एंड अगर हम इंडियन फार्मर्स की बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों ही एग्रो केमिकल और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर दोनों की अफोर्ड नहीं कर सकते। आई बात समझ में, इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत है। समझ गए मेरी बात। तो अब देखिए जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी ऐसी क्रॉप जिनको हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की है, जिनमें या तो हमने जीन को ऐड किया है या जीन को हमने क्या किया है, डिलीट किया है। जिनके अंदर या तो हमने कोई जीन क्या किया है, ऐड किया है, या कोई जीन हमने उनके अंदर क्या किया है, ऐड किया है। समझे आप मेरी बात। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो देखिए यहां पर, द ऑर्गेनिक फार्मिंग, organic farming cannot increase the yield of the crop to appreciable degree. The solution of this problem is use of genetically modified crops, plants, bacteria, fungi, animal, whose genes have been changed by manipulation are called genetically modified organisms. तो genetically modified organism, GMO क्या है, क्या है GMO मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका Genetically जीनोटाइप को हमने मॉडिफाई कर दिया है, ऑल्टर कर दिया है, हम उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके। एंड क्रॉप इन विच फॉरेन जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीएम क्रॉप्स। यानी ऐसी क्रॉप जिनमें फॉरेन जीन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, उन क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप्स। क्लियर हुआ। Yes, sir. यहां तक क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपको। सर बायो रेमिडिएशन बता दीजिए एक बार। अभी सब बताएंगे आप, डोंट वरी। देखो बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके पॉल्यूशन को कम करें, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ऑयल स्पिल्स होता है ना, ऑयल स्पिल्स, तो उसको कुछ बैक्टीरिया हैं जो खा जाते हैं उसको, ऑयल को। तो वाटर पॉल्यूशन जो होता है ना, पानी में शिप वगैरह निकलते हैं, तो उससे जो ऑयल वगैरह का जो है निकलता है, वो
बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म है ना, ओशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, पता है आपको? क्योंकि तेल ऊपर जो ऑयल की लेयर एक बन जाती है वाटर के ऊपर, तो उस ऑयल को ऐसे बैक्टीरिया तैयार करो जो वो ऑयल ऑयल के ऊपर फीड करें, लिपो, है ना? नहीं समझे मेरी बात? जो लिपिड्स यस को खाते सर। हैं, ऑयल को खाते हैं जो बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया को जो है वहां पे अगर हम छोड़ दें, उनको हम जेनेटिकली इंजीनियर कर दें उन बैक्टीरिया को, वो जल्दी जल्दी अगर उस ऑयल को फीड करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन कम होगा। तो सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को हम कम करें विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। नहीं समझे? समझ गए सर। है ना? आगे हम लोग बात करेंगे, आपसे इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्लियर? और कुछ इसमें इस पेज पे कोई और प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड जो अभी मैंने बताया? कोई और भी प्रॉब्लम है क्या? सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बायो जेनेटिक रेमिडिएशन माइक्रो में? ऑर्गेनिज्म, लेकिन इट शुड बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, उससे हमने स्लाइड बनाया होगा तभी तो हम यूज करेंगे ना। सी बात ओके है, सर। जेनेटिकली मॉडिफाइड ही होगा। हम्म। हेलो, समझे आप मेरी यस बात? सर। समझ गए? जी सर। ओके, तो हम आगे चल सकते हैं क्या अभी? हम्म। यस सर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे थोड़ा सा जेनेट ग्रीन रिवॉल्यूशन की। आइए नेक्स्ट यहीं पे कर लेते हैं, इसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, आइए देखिए। तो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? नॉर्मन। MS स्वामीनाथ। अब हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, है ना? अब हम इंडिया से इनसे इंडिया तक सीमित नहीं है, है ना? हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे। तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हेलो, यस सर। है ना? तो हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो है ना, ये अमेरिकन, है ना, ही वाज अमेरिकन। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर वर्ल्ड में जो फादर है उनको कहा जाता है, इंडिया में MS स्वामीनाथन है, लेकिन वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मल बोरलॉग। आई बात समझ में? क्लियर? तो क्या है ये ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या है आपको मालूम है? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमने फूड प्रोडक्शन को कई गुना इंक्रीज किया 20वीं सेंचुरी में। आई बात समझ में? हम्म। तो सिग्निफिकेंटली, है ना, इस पीरियड में हमने फूड प्रोडक्शन को क्या किया? इंक्रीज किया। क्लियर? है ना? तो क्या क्या, किस तरीके से हमने किया, क्या क्या हमने इसमें किया ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन? हाउ वी ट्रिपल द फूड प्रोडक्शन? फूड प्रोडक्शन को ट्रिपल कैसे किया? आइए देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट में रेज करता हूँ उसको। हम्म। तो हमने अभी बात की आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटीज, है ना? सेकंड क्या है? बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जैसे कि आपको पता है, इरिगेशन, इरिगेशन प्रॉपर हो, है ना? इरिगेशन और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, है ना? तो ये बेटर मैनेजमेंट जो है ना, प्रैक्टिसेस हो, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स मींस, एग्रोकेमिकल्स का क्या मतलब है?
फर्टिलाइजर्स का यूज है ना, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो इस तरीके से हमने जो है फूड प्रोडक्शन को कितना किया, है ना, कितना किया, ट्रिपल, 3 टाइम्स हमने फूड प्रोडक्शन को क्या किया, 3 टाइम्स फूड प्रोडक्शन को क्या किया, इंक्रीज किया। आई बात समझ में? हेलो, हेलो Yes, बेटा, sir. क्या आगे चलूं, इतना हुआ? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, देखें, sir. आगे देखिए। ठीक है, अब इसकी क्या हैंडेंस क्या थे इसमें, इसकी वीकनेस क्या है, लाइक हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन नो डाउट बहुत सक्सेसफुल था, स्टिल, है ना, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था ये, है ना। तो इसके हाइंडेंस क्या थे, इसकी वीकनेस क्या थी, देखें, हाइंडेंस, है ना, हाइंडेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाइंडेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आइए, तो सबसे पहले देखें, फॉर फार्मर्स, है ना, किस, है ना, इन डेवलपिंग कंट्री, इन डेवलपिंग कंट्रीज, agrochemical based agriculture is expensive. ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज की के जो फार्मर्स है उनके लिए एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बहुत एक्सपेंसिव था, तो ये हर कोई यूज नहीं कर सकता था। समझे मेरी बात? हेलो, लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. फॉर द increases in yield with existing varieties not possible using conventional breeding. तो फॉर द इंक्रीजेस इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी, जो एग्जिस्ट करती है वैरायटी, उनमें और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट इज नॉट पॉसिबल अगर हम यही कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड यूज करेंगे, है ना। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, है ना, ब्रीडिंग के, अगर हम यही मेथड यूज करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, तो हम और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स fertilizers and pesticides raising concern about of its harmful, sorry, harmful effect। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड जो है जिनका हम यूज कर रहे हैं,
इसके कारण आपको मालूम है नेचर में बहुत सारे क्या होंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। आई बात समझ में, बहुत सारे है ना, पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन होता है बहुत सारा फर्टिलाइजर्स की यूज करने से। तो हाइंड्रेंस क्या था इसके अंदर, सबसे पहला बोले, फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इज टू एक्सपेंसिव, है ना, इस तरह, है ना, इस तरह के इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना, ये सब जो है अब डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर्स उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है। For the increase in yield with the existing varieties are not possible using conventional breeding. अगर आप वही ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का यूज कर रहे हैं तो, है ना, ये इतना प्रोडक्शन को बढ़ाना फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है अगर आप वही कन्वेंशनल ब्रीडिंग यूज कर रहे हैं, है ना, वही मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड का जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो रेजिंग द कंसर्न ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट, उसके भी कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं नेचर में। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, दे आर द हाइंड्रेंस इन द कंप्लीट सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंप्लीट सक्सेस में क्या थे, दैट इज द हाइंड्रेंस। क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके, नाउ हम बात करेंगे आपसे कि हम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जो है, किस तरह से हम क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या यूज है, मतलब व्हाई बी यूजिंग लाइक ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, और क्या हम किस तरह से उनको तैयार करेंगे उन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की। तो ट्रांसजेनिक, यूज ऑफ द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स यूजफुल in many ways. How? सबसे पहले देखेंगे how it is useful, है ना, सबसे पहले देखें help to reduce post harvest loss। बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है, लिखने का ही ज्यादा है। तो सबसे पहला हमने क्या किया, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो आपने देखा होगा कि जब हम क्रॉप्स को लाते हैं घर पे, या उसके बाद वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है। आप जैसे कि हम अगर एग्जांपल दे, टोमेटो, देखा है आपने टोमेटो, तो अब टमाटर तो जानती होंगे आप। हम्म, हेलो? Yes, sir. तो जब फार्मर जो है टोमेटो को घर पे लेके आते हैं और बहुत ज्यादा समय तक वो उसको स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, क्या, डिकम्पोज होने लगता है, सड़ जाता है बहुत जल्दी। तो ये इस तरह के जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम काफी हद तक कम कर पाए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ओके, ओके बेटा। Yes, sir. Okay, sir. Reduce reliance on chemical pesticides, है ना, ठीक है, बाय पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। अगर हम इस तरह की क्रॉप तैयार करें जो पेस्ट के लिए नेचुरली क्या हो, रेजिस्टेंट हो, जेनेटिकली क्या हो, रेजिस्टेंट हो, तो हम जो यूज है ना, केमिकल पेस्टिसाइड का, इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। समझे? समझे बेटा? Yes, sir. थर्ड है मेड क्रॉप्स, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट फॉर टू एबाउटिक स्ट्रेसेस। हाँ, तो एबाउटिक स्ट्रेस जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड है, ड्रॉट है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, बहुत ज्यादा हीट है ना, तो जो एबाउटिक स्ट्रेस है, इससे प्लांट को क्या करना, रेसिस्ट करना, यानी काफी हद तक वो इससे अफेक्टेड
ना हो। तो एबाउटिक स्ट्रेस मीन्स कोल्ड, हीट, सॉल्ट, है ना, ड्रॉट। आई बात समझ में? तो उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े उस पर। समझे आप? समझे? यस सर। enhanced enhanced nutritional value of food, फूड की, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े। जैसे आपको पता होगा गोल्डन राइस जो है ना, जैसे कि गोल्डन राइस हम बात करेंगे, क्या चीज है गोल्डन राइस, है ना। तो गोल्डन राइस जो है उसमें आप देखेंगे विटामिन ए जो है, आप, है ना, उसमें विटामिन ए है। विटामिन ए तो नहीं है, लेकिन उसका जो प्रिकर्सर है ना, बीटा कैरोटीन जो होता है उसके अंदर, कैरोटीन वो मिलेगा और उससे विटामिन ए बन जाता है। तो रिच विद विटामिन ए, गोल्डन राइस। तो इस तरह से हम न्यूट्रिशनल जो वो है, इसकी वैल्यू है ना, उसको भी इनरिच कर सकते हैं। क्लियर? हेलो, हेलो बच्चों, इतना कोई प्रॉब्लम है यस इसमें? सर। इतने में कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। नो आगे सर। चलें? आगे चलें? यस सर। ओके, आइए नेक्स्ट देखें। क्या नंबरिंग क्या है? फिफ्थ है ना। यस सर। इंक्रीज efficiency of mineral uses by plants, है ना। ठीक है। तो जो है प्रॉपर जो है, जो प्लांट है, जो मिनरल है सॉइल में, उसको अच्छे से इफिशिएंटली क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी को बढ़ाना, मिनरल यूजेस की, जिससे कि प्लांट जल्दी एग्जॉस्ट ना हो। आई बात समझ में? है ना। जो अर्ली एग्जॉशन को अगर हम रोकना है, सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी से एग्जॉस्ट ना हो, तो हमें उनकी मिनरल यूजेस की जो इफिशियंसी है वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ओके, क्लियर? सो इन दिस वे हम लोग कर सकते हैं ना। तो इन दिस वे हम लोग जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप को हमने इस तरह से मॉडिफाई किया। आई बात में? और आने वाले समय का आने वाला टाइम है, जिस तरह से वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ग्रो कर रही है, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप, जिसके कारण हम फूड की सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं। इस तरह की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। समझ गए? चलें आगे। अब हम बात यस करेंगे सर। आपसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं किसके बारे में, देखिए। सबसे पहली क्रॉप, फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर, तो ये किसकी क्रॉप है फ्लेवर सेवर? इट इज अ ट्रांसजेनिक, टोमेटो। यस, इट इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ टोमेटो, है ना। एंड इससे टोमेटो, उसका जो शेल्फ लाइफ है ना, एक किसकी, क्या यूज हुआ इसका, टू मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट सर आपने फ्लेवर फ्लेवर के पहले क्या लिखा है ऊपर? जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। लिख दूं क्या, पूरा पूरा लिख दूं? हो गया? यस सर। ओके। तो तुम इसका जो एम है, इसका जो गोल है फ्लेवर सेवर का, दैट इज
इट इज, है ना, टू मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, बिकॉज जो टोमेटोज हैं बहुत जल्दी उनकी क्या हो जाती है ना, ओवर राइपनिंग, बहुत जल्दी उनकी क्या हो जाती है, ओवर राइपनिंग। उस कारण से बहुत जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। आई बात समझ में? तो टू प्रिवेंट द ओवर राइपनिंग, उनकी, है ना, हमने उनकी ओवर राइपनिंग को क्या किया, प्रिवेंट किया। आई बात समझ में? ओवर राइपनिंग को रोक दिया। अब कैसे रोका है उनकी ओवर राइपनिंग को, आइए देखें। तो इसकी ओवर राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर राइपनिंग? इसके पास एक एंजाइम होता है, देखिए, ओवर राइपनिंग मत समझ रहे हो ना आप? है ना, ओवर राइपनिंग हो जाता है तो एन ओवर राइपनिंग इज ड्यू टू एंजाइम, है ना, कौन सा, ड्यू टू एन एंजाइम पॉली गैलेक्टिव रोनेज। तो इसकी जो ओवर राइपनिंग होती है वो किस एंजाइम के कारण होगा, पॉलीगैलेक्टिव रोनेज। हेलो, हेलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी ओवर राइपनिंग जो हो रही है दैट इज ड्यू टू द पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम, ये रोनेज ऐसे लिखा है लास्ट में ना, एंजाइम। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम का जो जीन है उसे क्या कर लिया, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट कर दिया उस जीन को, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल था डिग्रेडेशन के लिए, ओवर राइपनिंग के लिए। जैसे ही से इनएक्टिव किया हमने एंजाइम को, तो क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक टोमेटो जो है वो खराब नहीं होते हैं, है ना, वो ओवर राइपनिंग नहीं होती है उनकी, और दे मेंटेन देयर फ्लेवर फॉर द लॉन्ग टाइम। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई वी कॉल फ्लेवर सेवर। उसके फ्लेवर को बिल्कुल एकदम चमकते हुए आपको दिखेंगे काफी लंबे समय तक, समझे? तो इट इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ टोमेटो टू मिनिमाइज द पोस्ट, है ना, और इसका जो गोल है दैट इज टू मिनिमाइज द लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, है ना। और जो टोमेटो की जो ओवर राइपनिंग है वो किस कारण से होती है, किस कारण से होती है वो, ड्यू टू एन एंजाइम है ना, पॉलीगैलेक्टोरेन। वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड। आई बात समझ में? और इसमें हमने क्या किया, उसकी इस जीन को जीन को, डीएक्टिवेट कर दिया। इसको ब्लॉक कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। द जीन जो है, जीन को क्या कर दिया हमने, ब्लॉक्ड, समझे? जीन को ब्लॉक किया, जीन का एक्सप्रेशन रुक गया, है ना, पॉलीगैलेक्टोरोनेज रुक गया। अब वो है ना, पॉलीगैलेक्टोरोनेज सिंथेसाइज नहीं हुआ। जब सिंथेसाइज नहीं हुआ तो ओवर राइपनिंग भी नहीं हुई, समझे मेरी बात? सो जो फ्रूट्स हैं या टोमेटो जो भी है, दे रिमेन लाइक मेंटेन देयर, है ना, फ्लेवर फॉर द लॉन्ग टाइम। समझ पाए क्या? Yes, sir. आपने लिख लिया कि मैं और लिखूं, कि लिख लिया आपने? लिख लिया सर। लिख लिया सर। ओके, सेकंड देखें, golden rice. It's a transgenic crop of किसकी ट्रांसजेनिक क्रॉप है, राइस की, राइट। ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ ओराइजा सटाइवा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो राइस खाते हैं जो लोग, जिनका स्टेपल फूड जो है, जिनका मेन जो फूड है दैट इज द राइस, है ना, बहुत ज्यादा राइस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियंस की हम बात करें, है ना, उधर के लोग हैं जो राइस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो राइस एक्चुअली क्या है, राइस इज वेरी डिफिशिएंट विद द विटामिन ए, उसके अंदर विटामिन ए काफी कम होता है। तो जनरली वो जो पीपल्स हैं, दे सफर विद द, किससे सफर करते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्यों ना उसी फूड, अगर उनका मेन फूड स्टेपल फूड है, तो क्यों ना उसी को हम इस तरह से मॉडिफाई करें, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको एनहेंस करें। आई बात समझ में?
तो गोल्डन राइस नाम क्यों दिया इसका? क्योंकि बिकॉज गोल्डन इट कलर इज का है। येलो, नॉट गोल्डन, इट इज येलो, दैट्स व्हाई इट्स, है ना, गोल्डन। समझे? तो इट इज येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और येलो का मतलब ऐसा कोई पीला नहीं है, बहुत ही लाइट येलो कलर है। समझे मेरी बात? बहुत ही हल्का सा येलो कलर है। समझना आपके एकदम, हाँ, पीला, बहुत लाइट येलो कलर है। और येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन पिगमेंट। समझे? विच इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन, ये किसका प्रिकर्सर है? विटामिन ए का। समझे? हेलो। Yes, sir. तो ये जीन कहां से लिया गया था? जीन फ्रॉम, जीन जीन ऑफ, एक्चुअली जस्ट मिनट, जीन ऑफ बीटा कैरोटीन कहां से लिया गया ये जीन? ओहो, जीन ऑफ बीटा कैरोटीन टेकन फ्रॉम प्लांट डैफोडिल, डैफोडिल। ओके, किससे लिया जीन? इसका जीन जो लिया दैट इज फ्रॉम डैफोडिल, और इसे किसमें अंदर ट्रांसफर किया? ट्रांसफर इन राइस। समझे मेरी बात? नहीं समझे? हेलो बच्चों, बोला तो करो, आप लोग बोलते ही नहीं है, हैं? हेलो, समझ गए सर। कोई प्रॉब्लम है आपको क्या? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको? है तो बोलें, बोलिए। नो सर। ओके, दो तो सर। ट्रांसजेनिक क्रॉप है राइस की, येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन पिगमेंट। और ये बीटा कैरोटीन का जीन जो राइस में ट्रांसफर किया गया, वो जीन कहां से लिया गया था? डैफोडिल से। समझ डैफोडिल। गए? यस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आइए, मैं आपको यहां से आगे चलूं, मैं आगे चलूं क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखें, थर्ड, ब्रेसिका नापस। ब्रेसिका नापस, इसे क्या बोलते हैं? रैपसीड। क्या कहते हैं इसे? रैपसीड। आई बात समझ में? सुना कभी आपने ब्रेसिका नापस? हेलो। सर ये मतलब सरसों क्या है कुछ? नहीं, सरसों अरसों नहीं है, लेकिन उसी के ग्रुप के ही मेंबर्स हैं, है ना, ब्रेसिका नापस। ओके, सरसों ब्रेसिका कंपस्टिस होता है। तो ब्रेसिका नापस एक क्रॉप है, समझ गए? तो क्या किया गया, इस ब्रेसिका नापस कॉमनली क्या कहते हैं इसे? रैपसीड। क्या कहते हैं इसे? रैपसीड। रेप सीड। हाँ, तो इसके आपको मालूम है, लाइक द सीड्स ऑफ ब्रेसिका नापस प्रोड्यूस, not produce, contain, actually contains, what the contents, you can't can't imagine कि क्या हो सकता है उनके पास। contains herodin, you know, herodin is an anticoagulant,
यस सर, लीच में पाया जाता है। यस, इन लीच। इट इज एंटी कोगुलेंट इन लीच। उस जीन को ट्रांसफर किया गया, जीन फ्रॉम द लीच, है ना। ये जो जीन है, जीन ऑफ द हिरुडिन, ट्रांसफर्ड इन ब्रेसिका नापस, है ना। और दिखा, और जब वो ग्रो किया तो उसके सीड से, है ना, फ्रॉम सीड्स। आई बात समझ में? पूरा प्यूरिफाई करके, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आपको क्या मिलता है? प्यूरिफाइड हिरुडिन। आई बात समझ में? जिसका यूज किया जाता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर वगैरह में, इसका यूज किया जाता है एंटीकोगुलेंट, है ना, विच इज यूज कमर्शियली एज अ एंटीकोगुलेंट। समझे क्या? हेलो बच्चों, यस सर। क्या Yes, आपको समझ में आया है? yes, sir. एकदम। Yes, सर sir. हीरोडिन हमारे ब्लड में भी एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। हाँ कर, हाँ हमारे में होता नहीं है, पर हम उसे ऐसे सिंथेसाइज करके यूज कर सकते हैं उसको बाहर बाहर। ओके सर। ठीक है। चलें क्या? सर जैसे जिन लोगों को डायलाइसर लगा होता है वहां पर ये यूज हो सकता है। क्या बेटा? जिन लोगों की किडनी हाँ फेल हाँ हो हाँ जाती हाँ हाँ हाँ, उधर भी यूज होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, चलें। बोलो बेटा। यस सर। है सर। Yes, sir. चलिए, आइए देखें आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, जो आजकल इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं हार्बिसाइड हार्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट। लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन आज के समय में इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हार्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक जो है ना, प्लांट्स। ये आजकल बहुत ज्यादा एविडेंट भी है ये, और बहुत क्वेश्चंस भी इस पे आए हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा लास्ट में, जब ये खत्म करूंगा, कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं नीट के अंदर। तो हार्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, आपको पता है, हर आप तो समझते ही, वीड्स वगैरह तो जानते ही ना आप। वीड्स, यस सर। है ना। जैसे कि देयर इज वन ऑफ द वीड इज स्ट्रिगा, स्ट्रिगा, सुना है? स्ट्रिगा नहीं सुना? इसे विच बीड कहते हैं, विच बीड। नेवर हर्ड? बच्चों, हेलो बच्चों, बोला करो आप लोग, क्यों मुझे यस इतना परेशान करते हो? सर। Yes, तो क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे? विच बीड, समझ गए? स्ट्रिगा मीन्स क्या है? विच वीड। ओके। तो वीट आपको मालूम है, स्ट्रिगा लाइक, है ना, बहुत जल्दी ग्रो करता है ये। तो इस तरह से बहुत सारे वीड्स होते हैं जो क्रॉप को compete, न्यूट्रिएंट्स के लिए क्रॉप के साथ compete करते हैं। आई बात समझ में? जिससे जो ईल्ड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हेलो?
Yes, sir. ये बात समझे नहीं समझे? तो जब यस हम सर। जब जो बीट जब ग्रो करता है तो बीट जो है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, है ना, मिनरल्स के लिए, सबके लिए compete करेगा किसके साथ में? जो हमारी क्रॉप है, जिस समय ईल मिलने वाली है। अब जब compete करेगा तो क्रॉप का न्यूट्रिशन जो है वो ले जाएगा। वो ले जाएगा तो हमारी जो ईल है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? हेलो। Yes, sir. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स। नहीं समझे? हर्बिसाइड, वीडिसाइड। ओके। हेलो। Yes, sir. Sir. तो हर्बिसाइड जो है, अगर अब जब हम हर्बिसाइड का यूज करेंगे तो वो उस वीड के साथ में, यानी वीडिसाइड यूज करेंगे तो उस वीड के साथ प्लांट को भी तो हार्म करेगा। जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो वो प्लांट के साथ में, मतलब जो वीड है उसको तो मारेगा ही, लेकिन प्लांट को भी नुकसान करेगा, प्लांट को भी हार्म करेगा। अगर हम प्लांट को, मेरी बात समझे, मेरी बात देखिए, अगर इस वीड को हम लोग, देखिए इस वीड को हम हाथों से भी निकाल सकते हैं, आपको मालूम है? मैनुअल यस तरीके से भी निकालते हैं, पता ना आपको? आपने देखा होगा क्रॉप्स में जो किसान्स होते हैं, जो वीड्स होता है, बैठकर पूरा निकालते हैं उसको। तो आपको मालूम, अगर हम मैनुअल तरीके से निकालेंगे तो हमारे पास का है क्या? कितना लेबर लगेगा मैनुअल तरीके से अगर हम निकालेंगे? अगर मैनुअल वे में अगर हम उस वीड को निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम उसका किसका यूज करेंगे? हर्बिसाइड का। अगर हम हर्बिसाइड का यूज करेंगे, वीडिसाइड का यूज करेंगे, तो वो हर्ब के साथ साथ प्लांट को भी तो नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट को भी हार्म करेगा। समझे यस क्या? सर। अगर हम उस प्लांट को, जो हमारी क्रॉप है, अगर हम क्रॉप को कैसा बना दें उस हर्बिसाइड के लिए? Resistant. रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट। तो क्या होगा? जब हम हर्बिसाइड यूज करेंगे तो वो जो हर्ब है, जो वीड है, वो तो मर जाएगा, लेकिन हमारी क्रॉप नहीं मरेगी। यस ये बात सर। समझ। लेकिन एक बात और है, इसके साथ में बहुत बड़ा रिस्क भी है नेचर के साथ। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ये जो क्रॉप के अंदर जो जीन है, हर्बिसाइड का, रेजिस्टेंट का जीन है, किसी तरह से वो वीड के अंदर चला गया, है ना, चाहे वो ब्रीडिंग के साथ, पता चला उस क्रॉप से वो ब्रीड कर, है ना, ब्रीडिंग हो जाए, किसी भी तरह से वो जीन अगर चला गया, तो उन हर्बिसा उस क्रॉप को, जो सॉरी, उस वीड को, उस हर्ब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। समझे मेरी बात? तो ये तो बहुत सारे थ्रेट तो हैं ही। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ में बहुत सारे थ्रेट्स तो हैं ही। आई बात समझ में? क्लियर? यस Yes, सर। sir. तो एक, है ना, एक वो है, एक हर्बिसाइड है ना, ग्लाइफोसेट, बहुत फेमस है ग्लाइफोसेट। ये जिस नाम से आता है, ब्रांड नेम क्या है इसका? ट्रेड नाम समझते हैं ना, ट्रेड नाम जो है ना, ब्रांड नेम जो है इसका, जी किस नाम से समझे आता है? पता है। राउंड अप। राउंड अप। किस नाम से मार्केट में मिलता है ग्लाइफोसेट? एक है ना हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, किस नाम से मिलता है? राउंड अप, है ना। तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप हमने तैयार की है, उस क्रॉप का नाम है राउंड अप रेडी। राउंड अप रेडी। समझे? एक किस किस की बनाई है? बहुत सारी, लाइक मेज, कॉटन, बहुत सारी बनाई है, मेज की है ना, मेज, कॉटन, सोयाबीन, टोबैको। समझे? तो ऐसे बहुत सारी जो क्रॉप्स हमने बनाई है, उन क्रॉप का नाम क्या है? राउंड अप रेडी। मीन्स ये जो क्रॉप्स हैं, इनमें जीन है किसके लिए? किसके लिए? इस हर्बिसाइड के लिए वो रेजिस्टेंट है, यानी ये ग्लाइफोसेट है, राउंड अप है, वो राउंड अप इन पे अटैक, इन पे वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं समझे बेटा? क्या आपको ये समझ में आई बात? अगर नहीं आई है तो यस बताएं मुझे, क्या आपको समझ में आया ये? मतलब ये प्लांट इस हर्बिसाइड से रेसिस्टेंस है। यस, इस हर्बिसाइड जो है उससे रेजिस्टेंट है, यानी ये जो राउंड अप है,
है ना, इसलिए तो मतलब राउंड अप रेडी, यानी राउंड अप के लिए हमारी क्रॉप तैयार है। अब आप राउंड अप डालेंगे तो जो जो वीड है वो तो मर जाएगा, लेकिन हमारी क्रॉप को कुछ नहीं होगा। इस तरह से हम वीड को रिमूव कर सकते हैं इजीली। नहीं समझे? अगेन नहीं समझे? यस सर, समझ गया। किसी को भी कोई किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आगे चलें क्या हम? सर एक सेकेंड नोट कर। नोट कीजिए। आगे चल सकते हैं सर। ओके, आइए देखें। नेक्स्ट है इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट। insect resistance in transgenic crop बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप सबको मालूम होगा ये। जिसमें अपन है ना, बीटी क्रॉप्स जो होते हैं इसके अंदर, है ना, आपने सुना ही होगा, जैसे कि बीटी कॉटन, है ना, बड़ी जो है फेमस जो क्रॉप है, बीटी कॉटन। आइए देखें। ओके, सो बीटी, यहाँ पे बीटी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी? बेसिलस thuringiensis, क्या मतलब है बीटी का? बेसिलस thuringiensis, समझे? हेलो, बीटी हियर बेसिलस thuringiensis। हेलो, यस सर। आप सुनिए जरा मेरी बात। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जो फीड करते हैं किस पर? बैक्टीरिया पर। जो किससे खाते हैं? बैक्टीरिया को। आई बात समझ में? सो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये है ना, नेचुरली उनके अंदर क्या था? ये रेजिस्टेंस था। कुछ बैक्टीरिया को है ना, अपने आप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, कर पाते थे। दे हैव रेजिस्टेंस। कैसे जैसे कि हमने बताया आपको बेसिलस thuringiensis। तो इनके पास जो है ना, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? टॉक्सिन, ट्राई प्रोटीन। है ना, है ना, उससे हम क्या कहते हैं? बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन एक्चुअली क्या है? क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल प्रोटीन। क्राई मीन्स यहाँ पे क्या है? क्रिस्टल, क्रिस्टल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, ये बैक्टीरिया के अंदर कैसे रहता है? इनएक्टिव स्टेज में। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोटॉक्सिन। तो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया कंटेन, है ना, तो प्रोटोटॉक्सिन यानी इनएक्टिव। तो बैक्टीरिया, सॉरी, बैक्टीरिया के अंदर एक कैसे रहता है ना, इनएक्टिव स्टेज में, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोटॉक्सिन। क्या कहते हैं इसे हम? प्रोटोटॉक्सिन। क्लियर? तो बीटी इज बेस, है ना, बीटी यहाँ पर बेसिलस thuringiensis, तो है ना, तो सॉरी, ये बीटी टॉक्सिन लिखे यहाँ पर, यहाँ पर बीटी टॉक्सिन लिखे, है ना। तो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया क्या निकालता है? बीटी टॉक्सिन। तो ये जो है क्या क्या है? एक तरह का एक क्राई प्रोटीन है, जिसे क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। बैक्टीरिया जो है इसे रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव स्टेज, जिसे हमने क्या कहा? प्रोटोटॉक्सिन। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस। When insect feeds on these bacteria,
बैक्टीरिया, है ना, इन gut of insect, when it get alkaline medium, get activated an active toxin, और क्या करेगा, it will create pores in midgut of insects. क्या क्रिएट करेगा ये, हेलो, Yes, sir. it creates the pores in midgut of the insect, okay, and damaging surface epithelium, है ना, by causing swelling and lysis. सो जैसे ही ये मिडगट में गया और वहां पे अल्कलाइन पीएच से मिलेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिडगट में क्या कॉज करेगा, पोर, जैसे पोर क्रिएट करेगा तो उनमें पानी भर जाएगा, है ना, फ्लूइड भर जाएगा उस सेल्स के अंदर, सेल्स स्वेल करके वहां की सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वहां की एपिथेलियम जो है मिडगट की वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नहीं समझे, ड्यू टू विच, इसके होगा क्या, ड्यू टू विच इंसेक्ट, क्या कर, इंसेक्ट जो है नाउ इट इज नॉट एबल टू फीड, ओके, और स्टार्विंग के कारण उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो इंसेक्ट अनएबल टू फीड एंड डाई ड्यू टू स्टार्विंग, नहीं समझे आप मेरी बात, हेलो, यस सर, आ गई। Yes, sir. so due to which insect unable to feed, है ना, unable to feed and die due to starving, और मर जाएगा इंसेक्ट। इस तरह से जो उन बैक्टीरिया के अंदर अपने आप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी थी ड्यू टू द बीटी टॉक्सिन। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो इन्हीं तो हमने इस तरीके से ये चीज को हमने यूज किया अपनी क्रॉप्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स है जिनको बहुत सारे इंसेक्ट जो है क्या कर देते हैं, है ना, जो है नुकसान पहुंचाते हैं। आई बात समझ में? ये जो जीन है, जो क्राइजीन है, ये किसके लिए इफेक्टिव है? क्राइजीन इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट, है ना, लेप्टोप्टेरन्स, कौन आते हैं इसके अंदर? टोबैको बडबॉम, आर्मी बॉम, एक किस ऑर्डर, ये ऑर्डर्स होते हैं ना, लेप्टोप्टेरन, ठीक है, और कॉलियोप्टेरन्स, इसके अंदर कौन आते हैं? बीटल्स, बीटल्स। लिखा आपने इतना? सर ये जो आपने प्रोटोटॉक्सिन के बाद एरो के नीचे क्या लिखा है, ऑफ इंसेक्ट से पहले? देखिए पूरा बताता हूँ। बीटी टॉक्सिन क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन, है ना, तो ये जो है इसे इनएक्टिव स्टेज में रहता है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोटॉक्सिन,
प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है, यानी इनएक्टिव स्टेज में रहता है इन बैक्टीरिया। जब इंसेक्ट इसे खाते हैं तो इंसेक्ट की एक किसमें जाता है, गट ऑफ द इंसेक्ट। यहां से ये अलग 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 है, देखिए। ठीक है, व्हेन insect feeds on the bacteria in gut of insect, when it get alkaline medium, ये जो टॉक्सिन है alkaline medium मिलेगा, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, है ना, और एक्टिव हो जाएगा किसके अंदर, टॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और बैक्टीरिया की जो मिडगट है उसमें क्या करेगा, छेद करेगा मिडगट में, और जिसके कारण उसकी जो एपिथेलियम है वो क्या हो जाएगी, स्वेल करके लाइसिस हो जाएगा, उसका डैमेज हो जाएगी, और फर्दर डी टू विच इंसेक्ट अब फर्दर फीड नहीं कर पाएगा, और भूख को मरने के कारण उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। हेलो, यस सर। ये Yes, जो sir. बच्ची बोल रही थी इससे समझ में आया अभी? यस सर। तो जो क्राइजीन है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट लेप्टोप्टेरन्स। इसे हमने क्या कहा, टोबैको बर्ड, इसमें कौन कौन आता है, कौन से इंसेक्ट आते हैं, टोबैको बर्ड बॉम एंड आर्मी बॉम। और कॉलियोप्टेरन्स के अंदर कौन आता है, बीटल्स। कॉलियोप्टेरन्स के अंदर कौन आता है, बीटल। लिखा क्या, इतना हुआ क्या? यस सर। Yes, sir, Yes, हो sir. गया. यस सर। क्या मैं वेट करूं, मतलब देखो मैं दोबारा से समझाऊं, जो मैंने बताया है मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं इसे? नो सर, नो नीड टू। ओके, आगे देखें इसी में, जस्ट मिनट। आगे ही उसके नेक्स्ट ऑर्डर की हम बात करेंगे, डैप्टेरन्स। इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, फ्लाई, है ना, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं इसके अंदर, है, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो इन सब के अगेंस्ट जो है वो कैपेबल है कौन, क्राइजीन काम करने के लिए। ओके, अब देखिए दो जीन है, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, है ना। ये दोनों जीन्स को किसके अंदर डाला गया है, दोनों जीन्स को किसके अंदर डाला गया है, कॉटन के अंदर, टू कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म्स, है ना। और क्राई 1AB जो है ये डाला गया है किसके अंदर, मेज के अंदर, मेज के अंदर, कंट्रोल फ्रॉम द कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर ये किससे करता है, कॉर्न बोरर। हेलो, हेलो बेटा। Yes, sir. सो क्राई 1AC क्राई 2AB दो जीन हैं जो क्राइजीन सिंथेसाइज, जो यही टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन जीन को किसके अंदर डाला गया है ना, कॉटन के अंदर। तो इसीलिए इस कॉटन को हम क्या कहते हैं, बीटी कॉटन, कॉटन के अंदर। और ये कॉटन को किससे प्रोटेक्ट करता है, कॉटन बॉल बॉम। यानी जब इस कॉटन को इंसेक्ट खाएंगे तो इनके अंदर क्या चला जाएगा, सर क्राइजीन। नहीं क्राइजीन तो उनके अंदर गया है, इसके उनके अंदर टॉक्सिन चला जाएगा। क्राइजीन तो हमने डाला है, देखिए एक जैसे मिनट। क्राइजीन का जो प्रोटीन, उससे जो हाँ, जो प्रोटीन प्रोटीन है बनता वो है। चला जाएगा, क्राइजीन तो ऑलरेडी इनके अंदर है। तो ये क्या निकालेंगे, इनका जो कॉटन है, कॉटन में क्या मिलेगा आपको, क्राई प्रोटीन। तो जैसे ही इंसेक्ट ने कॉटन खाया तो कॉटन के अंदर क्या निकल रहा है, क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन उसके मिडगट में जाएगा और उसके मिडगट में एक्टिव छेद कर देगा रिसेप्टर और स्वेल। इंसेक्ट मर जाएंगे। बात समझ पाए बेटा?
यस सर। ऐसी क्राइवन ए बी जो जीन है वो हमने किसके अंदर डाला, मेज के अंदर, क्योंकि मेज इंसेक्ट जो होते हैं कॉर्न बोरर कहते हैं, ये मेज को पूरा अंदर से घुस जाते हैं अंदर और खा जाते हैं अंदर से, पूरा है ना बोर कर देते हैं अंदर से। तो वो जैसे ही उसको कॉर्न मेज को खाते हैं वैसे ही जो है वो क्या होगा, वो उनके अंदर क्राई प्रोटीन चला जाएगा और वो अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट हो जाएगा और उनकी मिडगट को उनमें छेद कर देगा। हेलो, आई होप आपको समझ में आया हो। मैं एक यस चीज आपको सर। एक फोटो भेज दूं इसके अंदर, इसकी एक एनसीईआरटी में फोटो है, तो फोटो आपको दिखा दूं। यस सर, ये कॉटन का है। हाँ, एक कॉटन का है, एनसीईआरटी का पिक्चर है ये। तो देखिए कितना नॉर्मल है ना। पहला वाला आप देखिए, ये जो है ना, ये देखिए कैसे खराब हो गया है ना। इसमें देखिए कितने अच्छे इंसेक्ट ने सारा खा लिया उसको, है ना, खराब कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा है कॉटन। इसी तरह से बीटी मेज है, बीटी कॉटन भी है, बीटी ब्रिंजल है ना, बहुत सारी क्रॉप इस तरह से की गई हैं। लिखा आपने बेटा? Yes. Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो टॉक्सिन है एक इंडोटॉक्सिन है। इंडोटॉक्सिन मतलब समझते हो, बॉडी के अंदर काम कर रहा है ना, यस सर। इंडोटॉक्सिन है, ठीक है ना, एक इंडोटॉक्सिन है। ये लिखना नोट्स में। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताएं, क्या मैं समझाऊं आपको एक बार और पूरा, क्योंकि अपने पास टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं पूछिए। सर, समझ रहा हूँ खूब अच्छे से। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एनी चाइल्ड, एनी प्रॉब्लम टू एनी चाइल्ड? नो No, sir. सर। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे आपसे आरएनए इंटरफेरेंस की, है ना। चलें आगे। Yes, sir. ये सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है ना। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब आपको मालूम है कि बहुत सारे पेस्ट हैं, है ना, जो प्लांट को डिफरेंट टाइप की डिजीजेस कॉज करते हैं। उन पेस्ट के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंट हम कैसे क्रिएट करें, कैसे उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हम डेवलप करें किसी प्लांट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसमें एक आपको मैं बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में है उससे, है ना, उसकी मैं बात करूंगा। जैसे कि एक नेमेटोड है, प्लांट नेमेटोड। क्या नाम है इसका? नेमाटोड। मोलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा। नेमेटोड का नाम क्या है? मिलोइडो, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, मिलोइडी गाइनी मिलाइका इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा। है ना। इट इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ, है ना, टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट, है ना। ये टोबैको प्लांट्स जो है उनकी रूट्स को क्या करेगा, एक मिनट, इन्फेक्ट करता है। ओके, जैसे एक समझ ले प्लांट है, इसका मैं पिक्चर आपको भेजता हूँ। जस्ट मिनट। एनसीईआरटी की पिक्चर है।
देखिए, तो जैसे एक यहाँ पर एक मैंने प्लांट बनाया, ओके, प्लांट है, इसकी क्या है, रूट्स है, ओके, ठीक है। तो ये जो नेमाटोड है ये क्या करता है, ये रूट्स में क्या लगाता है, कट, क्या लगाता है ये रूट्स में, कट, है बात ना, कट। ऐसे, हाँ, ये, अरे ये पूरा ये जो इरेजर अच्छा नहीं है इसका, तो ये रूट्स में ये क्या करता है, मेलोडोगानी इनकॉग्निटा, ये अंदर जाके जो है ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एमआरएनए बनाएगा, अंदर जाएगा क्या बनाएगा, एमआरएनए, समझे। ये जो मेलोडो जो नेमेटोड का जो जीन है, वो हमारे प्लांट के जो डीएनए है, वो प्लांट के डीएनए के साथ क्या कर लेगा, इंटीग्रेट कर लेगा, समझे। हेलो। यस सर। और प्लांट को क्या करेगा, प्लांट को ऑर्डर ऑर्डर देगा कि भैया वो एमआरएनए बनाएगा, प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो प्रोटीन ही क्या करेगा, वो प्रोटीन यहाँ पर कट करेगा, इन रूट्स को क्या करेगा, कट करेगा, इस तरह से, समझे। तो ये रूट्स कैसे जुड़ जाएंगी, रूट आपस में कैसे जुड़ेंगी, इस तरीके से, इस पार्ट से लेके इस पार्ट से ऐसे वापस ऐसे, नहीं समझे। हेलो। यस सर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, रूट नॉट डिजीज, क्या कहते हैं इसे, रूट नॉट डिजीज, क्लियर। हेलो। यस सर। Yes, sir. है ना, तो इस तरह से रूट्स में क्या देख रहे होंगे आप, किस तरह से वो लग जाती है ना, नोड्यूल्स बन जाते हैं रूट्स के अंदर, और जाहिर सी बात है अब रूट्स वीक हो जाएंगी, वो उतना न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, और ईल्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके, समझे मेरी बात। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ये प्लांट नेमेटोड है, मेलोइडोकाइन इनकॉग्निटा, ये इन्फेक्ट करता है प्लांट की रूट्स को, जैसे कि टोबैको प्लांट है, और उनमें क्या कॉज करेगा, रूट नॉट डिजीज, क्या कॉज करेगा उसके अंदर, रूट नॉट डिजीज, इज क्लियर और नॉट। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं। नो सर। चलिए अब आप देखें, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस पैथोजन को, है ना, किस तरीके से कंट्रोल करें, समझे मेरी बात। यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से देख लें आप, ये यस डायग्राम क्या सर। बता रहा है, रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, है ना, एंड बी जो है ट्रांसजेनिक प्लांट रूट ऑफ 5 days after deliberate infection of nematode but protection through novel mechanism, है ना। तो एक नॉर्मल प्लांट जो है, दूसरा जो है ट्रांसजेनिक प्लांट है, बी वाला, समझ गए। Plant roots 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism। तो ये सेकंड वाले की रूट देखिए आप, कितनी क्लियर सही रूट्स है ना, तो वो प्रोटेक्टेड है किससे, ऐसी नोबल टेक्निक, आई बात समझ में, ओके। Yes, यस सर। sir. तो इसके लिए जो टेक्निक है, जो नोबल टेक्निक जो है डेवलप की गई इसके लिए, द टेक्निक इज कॉल्ड आरएनए, RNAi, this is called RNA interference, this is called RNA interference technique। क्या कहा हमने इसे, RNA interference technique। समझ गए। तो इसको हमने कंट्रोल किया, इस जीन को हमने, मतलब जीन को हम एलिमिनेट नहीं कर, मतलब इसको हमने कुछ अलग तरीके से कंट्रोल किया, उस टेक्निक का नाम है RNAi, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक।
इट इज अ टेक्निक ऑफ आरएनए साइलेंसिंग, एक्चुअली एमआरएनए साइलेंसिंग। जो टेक्निक है वो किसकी है? एमआरएनए साइलेंसिंग। नहीं समझे? हेलो बेटा, यस दिस इज द सर। टेक्निक ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग, यानी एमआरएनए को साइलेंट करने की, एमआरएनए को के एक्सप्रेशन को रोकने की। आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से मालूम होगी, देखो, आइए, क्या हम इस टेक्निक, हम चलें इसके आगे? एमआरएनए देखिए, यस सर। हाँ हम आगे चलेंगे। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? हम्म, नो सर। ओके, आइए देखें। तो मैं आगे पेश कर रहा हूं, है ना, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या है, आरएनएआई क्या है, हम ये देखेंगे कैसे इसको कंट्रोल किया गया। बहुत ही नोबल स्ट्रेटजी, नोबल टेक्निक है ये, इसके थ्रू इसको हमने कंट्रोल किया है। आइए जरा देखें, जस्ट मिनट, नया पेज ले लूं मैं। आइए, तो आरएनए इंटरफेरेंस हेडिंग डालेंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है, इसमें हमारा जो टारगेट है वो क्या है? पहले तो आप समझ लें, बेसिक कंसेप्ट समझ लें इसका, तब आपको कुछ समझ में आगे आएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? जैसे कि एक टारगेट, इसका टारगेट जो है दैट इज क्या है? एमआरएनए। क्या है? एमआरएनए। अगर हम टारगेट जो है इसका वो क्या है? एमआरएनए। अगर हम इसको क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें एमआरएनए को, ब्रेक डाउन कर दें इसका, तो क्या होगा? अगर इसको हम खत्म कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, एमआरएनए का स्टॉप जो हो जाएगा। एक्सप्रेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। अगर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, आई बात समझ में, तो वो बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि जो हार्मफुल प्रोटीन बन रहा है वही तो रूट को कट कर रहा है। अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो भले ही वो हमें इन्फेक्ट कर दे प्लांट को, तभी वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ पाए क्या आप? हेलो। Yes, sir. और आपने देखा होगा, आपको जो आरएनए होता है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड। अगर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिले, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इट इज अ वेरी डेंजरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत डेंजरस है। अगर किसी प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आप डाल दोगे, तो आपको मालूम है उसका जो एमआरएनए है, उसको वो क्या कर देगा? उसको वो क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। उस एमआरएनए को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। मतलब उसको फ्रेगमेंट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो। समझे मेरी बात? हेलो बेटा, अभी आपको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, कुछ आ रहा है क्या? सर यस एक सर, बार फिर से कॉन्सेप्ट समझने आया है। देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस में सबसे पहले तो हम समझे हमारा गोल क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस में हमारा जो गोल है वो ये है कि जो एमआरएनए है, यानी जो, ऐसे समझ लो, मैं एक प्लांट हूँ, मुझे मेलोडोगाइनी मुझे इन्फेक्ट कर रहा है। वो उसने वो मैं मुझे इन्फेक्ट किया, उसने मेरे डीएनए को, उसने अपने डीएनए को मेरे डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर लिया। कर लिया? सुन रहे हो आप? Yes, हेलो। sir. और हमारा डीएनए अब क्या बना रहा है? उसका इंस्ट्रक्ट किया हुआ प्रोटीन बनाएगा। किसके थ्रू? एमआरएनए के थ्रू। एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और वो हार्मफुल प्रोटीन बनाएगा जो रूट को डैमेज करेगा। समझ गए? हेलो। यस सर। तो रूट को डैमेज करेगा, है ना। हम अगर हम इस एमआरएनए को किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, और अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो होने वाली डिजीज भी नहीं होगी। समझ गए? अभी नहीं आया? यस। अब फिर मैंने एक बात की आपसे कि हम आरएनए जो होता है हमें किस फॉर्म में मिलता है जनरली? सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। आई बात समझ में?
हेलो हेलो। यस सर। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बोलते रहा कीजिए, नहीं तो मुझे लगता है कि सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। सर मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर सेल के अंदर डाल दिया जाए, समझ गए, तो वो सर ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो वो जो एमआरएनए नेचुरली जो एमआरएनए बनने वाला है, उस एमआरएनए को ट्रांसलेट नहीं करने देगा। आई बात समझ, कैसे नहीं करने देगा? एक लंबी प्रोसेस है, मैं अभी बात करूंगा आपको आपसे कि कैसे नहीं करने देगा, समझो। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा कहां से? इसका सोर्स क्या होगा? कहां से आएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसकी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर? तो इसको हम किस तरह से डालेंगे कि ये आरएनए जाए प्लांट के अंदर, और जो जब जब वो मलोइड ऑर्गेनी इन्फेक्ट करे उसको, तो उसको उसके एमआरएनए को ये ब्रेक कर दे। ये सारी एक बहुत लंबी प्रोसेस है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, डोंट वरी। समझे क्या? यस सर। ओके, अभी यहीं पर हम इसको रोकेंगे, अभी हम इसको यहीं रोकेंगे, और आपको ये चीज जो है हम समझाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर? ओके सर। हाँ, तो अब आप देखें, अब आप थोड़ा मुझे सुनिए, मैं दिख रहा हूं आपको? यस सर। तो सुनिए, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए डालेंगे। अब कैसे डालेंगे, ये मैकेनिज्म में अपन बात करेंगे। डालेंगे तो ये आरएनए जाएगा, जाके उस एमआरएनए को डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। आई बात समझ में? और उसके एक्सप्रेशन को रोक देगा। ये पूरी एक प्रोसेस है जिससे हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। बहुत ही नोबल टेक्निक है ये, एंड बहुत ही इफेक्टिव ये मैकेनिज्म है। इट कैन क्रिएट द वंडर, है ना? एग्रीकल्चर के केस में, एग्रीकल्चर की फील्ड में एक वंडर क्रिएट कर सकती है ये टेक्निक। तो इस टेक्निक को हम डिटेल में पढ़ेंगे आप और नेक्स्ट क्लास में। कोई प्रॉब्लम आपको? एनीवन? बाय। नो? नो सर। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, है ना? गुड नाइट, बाय बाय। Bye, sir. बाय बेटा।